आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद टाइगर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब तो पेट का एग्ज़ाम हो गया, तो आई होप आप सबके एग्ज़ाम अच्छे हुए हों, अच्छे मार्क्स आएँ और आप लोग अच्छी जॉब पा जाएं। मेरी यही विशेज़ है आप सबके लिए। तो चलिए अब आज मैं जो है कुछ एक्चुअली नर्सिंग के जो आरएमएल और अभी बहुत सारे यूपी पीएससी से आने वाली है वैकेंसी और अदर भी जगह पे आएगी वैकेंसी, तो मैं ये आज नर्सिंग की जो है सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो आपको मैं ये नर्सिंग के टॉपिक पे जो है एमसीक्यूज़ दूंगी। तो अगर आपको मेरी ये सीरीज़ अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। टीके का निर्माण किसके द्वारा किया गया? टीके का निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया है? जो वैक्सीनेशन है वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया सबसे पहले? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है पास्चर, ऑप्शन बी है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन सी है रोनाल्ड और ऑप्शन डी है थॉमस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एडवर्ड जेनर। इनके द्वारा, एडवर्ड जेनर जी के द्वारा टीके का निर्माण जो है वो हुआ था। ठीक है, चलो वो भाई क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। निम्न में से नर्सिंग के कार्य क्षेत्र हैं। ठीक, तो निम्न में से नर्सिंग के कार्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए दिया हुआ है वृद्धावस्था, ऑप्शन वृद्धावस्था परिचर्या या शिशु परिचर्या, सी है आपातकालीन परिचर्या और डी है उपरोक्त सभी। तो आई थिंक जिसने भी नर्सिंग किया होगा उसको पता होगा कि हम ओल्ड एज के लिए भी नर्सिंग जो है सब केयर करते हैं, बच्चे का भी करते हैं, एमरजेंसी के लिए भी नर्सिंग होते हैं। तो जितने भी नर्सिंग का जो ये नर्सिंग का जो वर्क है वो सारे ही केसेस में होते हैं जिसमें इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें से हमारा जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, मतलब सभी के लिए जो नर्सिंग का एक्शन होता है वो सारी चीज़ों में होता है। ठीक, सारे रोल होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है किस सिद्धांत के अनुसार किसी रोग की उत्पत्ति का कारण सूक्ष्म जीव होते हैं? कह रहा है किस सिद्धांत के अनुसार जो कोई रोग होता है उसकी जो है उत्पत्ति जो है सूक्ष्म जीव से होती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। जैव चिकित्सकीय सिद्धांत, बी दिया हुआ है बहुकारण सिद्धांत, सी दिया हुआ है जीवाणु सिद्धांत और डी हुआ है मनोसामाजिक। ठीक है, तो इसमें से जो है राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवाणु सिद्धांत। अगर हम सूक्ष्म जीव की बात करें तो ये किस में आ जाएगा? जीवाणु सिद्धांत के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है जीवाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? जीवाणु सिद्धांत का अभी पूछा था कि जीवाणु में जो सूक्ष्म जीव का रोग होता है वो किस में आएगा, तो कौन से सिद्धांत में आएगा? जीवाणु सिद्धांत में। तो अभी जो इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया वो पूछ रहा है। तो चलिए ऑप्शन में देख लेते क्या दिया हुआ है। अल्फ्रेड रसेल, बी पास्चर, सी जेम्स वाटसन, डी कार्ल लिनियम। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा 4 का? 4 का हो जाएगा बी, पास्चर जी ने। ठीक है, तो पास्चर जी ने दिया था जीवाणु सिद्धांत। चलिए नंबर 5 देख लेते हैं। निम्न में से आधुनिक विचारधारा है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं आधुनिक विचारधारा क्या कह रहा है, देख लेते हैं। ए दिया है मनोसामाजिक विचारधारा, बी दिया है बहुकारण विचारधारा, सी दिया है जीवाणु सिद्धांत और डी दिया है जैव चिकित्सीय विचारधारा। तो जो आधुनिक विचारधारा है वो सिर्फ हमें बतानी है। ठीक है, तो आधुनिक विचारधारा क्या हो जाएगा? मनोसामाजिक विचारधारा। ये जो है ये मॉडर्न थॉट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। स्वास्थ्य के अवयव हैं, ऐसा क्या क्या अवयव हैं जो स्वास्थ्य को दर्शाते हैं? चलिए ऑप्शन देख लेते क्या है। मानसिक, सामाजिक, शारीरिक। तो आपको पता है ये जो है मानसिक भी स्वास्थ्य का अवयव है, मानसिक संतुलन बने रहना चाहिए तब भी ये स्वस्थ इंसान को रखेगा। शारीरिक भी उसको कुछ नहीं होना चाहिए प्रॉब्लम,
तब भी अगर शारीरिक शारीरिक ठीक है तो वो स्वस्थ है ऑफकोर्स। और सामाजिक मतलब उसका जो इन्वायरमेंटल है वो भी अच्छा होना चाहिए उसके स्वास्थ्य को अच्छा रहने के लिए। मतलब अगर आप अच्छे माहौल में रहेंगे तो आपको कहते हैं ना कि मतलब संगत का असर होता है। अगर आप पॉजिटिविटी में रहेंगे तो आपको पॉजिटिव वाइब्स आएंगे, अगर आप नेगेटिव में रहेंगे नेगेटिव वाइब्स आएंगे। तो इससे हेल्थ पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। कहते हैं चिंता चिता के समान होता है। तो वही है कि जो इसमें सामाजिक है वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है स्वास्थ्य रहने के लिए। ठीक, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एंड फ्रेंड्स, आपको मेरी सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिए, सपोर्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, निम्न में से गुणसूत्रों की संरचना में विकृति से उत्पन्न होने वाले रोग, जो गुणसूत्र होते हैं यानी जो हमारे डीएनए होते हैं, अगर उनमें कुछ ऐसे जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं उनमें अगर कुछ डिफेक्ट आ जाता है तो हमें जो है कौन कौन से डिजीज़ देखने को मिल सकते हैं ऐसे बच्चों में। तो ए कह रहा है ट्राइसोमी 13, बी कह रहा है सिकल सेल एनीमिया, डी कह रहा है वर्णांधता और सी कह रहा है वर्णांधता एंड डी कह रहा है उपयुक्त सभी। तो जो है मुझे ट्राइसोमी 13 भी होता है, ये क्रोमोसोम डिसऑर्डर की वजह से ही होता है। सिकल सेल एनीमिया भी ये होता है, मतलब मीन्स डिसऑर्डर की वजह से ही होता है। वर्णांधता मतलब जो कलर डिफाइन नहीं कर पाते हैं वो भी होता है। तो इसमें से हम करेंगे ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएंगे, सारे सही हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हुआ है, निम्न में से पोषण एवं संबंधी कारण से उत्पन्न रोग बताइए। मतलब जो पोषण संबंधित टॉपिक से कोई मतलब डिजीज़ होती है तो वो कौन कौन से हैं। चलिए ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, टाइफाइड, बी एनीमिया, सी निमोनिया और डी कुष्ठ रोग। तो इसमें कौन सा है पोषण, तो इसमें है एनीमिया। अगर आप अच्छा डाइट नहीं ले रहे हैं, आपको आयरन की कमी हो रही है, तो वो जो है आपका अच्छा पोषण मतलब आपको पौष्टिक आहार नहीं ले रहे हैं तो उससे एनीमिया आपको हो जाता है, जो ये पोषण से डायरेक्ट रिलेटेड है। टाइफाइड है आपको, ये टाइफाइड अक्सर जो हम दूषित जल वल खा पी लेते हैं, मतलब ज़्यादातर गंदे पानी या फिर ऐसी चीज़ें से हो जाता है। निमोनिया आपको पता है कि ये भी लंग्स की जो है डिजीज़ है। कुष्ठ रोग जो स्किन वगैरह के लिए हो जाता है। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर बी एनीमिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 9 नंबर, जीवाणु से उत्पन्न होने वाला रोग, जो जीवाणु यानी बैक्टीरिया से जो बीमारी होती है वो कौन कौन सी होती है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते क्या दिया हुआ है। नंबर 1 दिया हुआ है क्षय रोग मतलब टीबी, रिकेट्स मतलब जो बोन जो है रिकेट्स होती है, जो बोन की जो है ऐसे बहुत जल्दी ही क्या कहते हैं उसको टूटने लगते हैं, ब्रेक होने लगते हैं, ऐसा हो जाता है, उसको रिकेट्स कहते हैं। जो विटामिन डी की कमी से होता है वो डिजीज़ होती है जो बोन में पाई जाती है, ये रिकेट्स। क्षय रोग यानी टीबी, हीमोफीलिया और उपयुक्त सभी। तो जो इसमें राइट आंसर है वो हो जाएगा क्षय रोग। जो क्षय रोग होता है ये माइकोबैक्टीरियम नामक बैक्टीरिया से होता है। तो ये कौन सा है, ये बैक्टीरिया यानी जीवाणु से उत्पन्न होने वाला रोग है। ठीक, और जो ये रिकेट्स एंड हीमोफीलिया है ये तो आपको पता है कि ये एक सन एंड ये ब्लड की वजह से होता है हीमोफीलिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। हेपेटाइटिस रोग किसके संक्रमण से उत्पन्न होता है। हेपेटाइटिस रोग किसके संक्रमण से उत्पन्न होता है, तो देख लेते हैं। ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ए जीवाणु, बी पोषण तत्व की कमी और सी विषाणु और डी शैवाल। तो 10 का देख लेते हैं। तो 10 का इसमें है ऑप्शन नंबर सी। हेपेटाइटिस जो है ये वायरल डिजीज़ है ना कि बैक्टीरियल। ये पोषक की कमी से भी नहीं होता है, ये एलगी या शैवाल की वजह से भी नहीं होता है और बैक्टीरियल वजह नहीं होता। तो ये होता है हेपेटाइटिस होता है बैक्टीरियल। स्वतः प्रतिरोध क्षमता का विकार का उदाहरण है। स्वतः प्रतिरोध क्षमता का विकार, चलिए देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए दिया हुआ है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, बी दिया हुआ है ग्रेव रोग, सी दिया हुआ है रूमेटोइड आर्थराइटिस, डी दिया हुआ है उपरोक्त सभी। तो
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सारे जो है स्वतः प्रतिरोध क्षमता विकार का उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। 12 कह रहा है रोग होने का प्रमुख कारक है, जो कोई डिजीज़ होती है वो हमारे बॉडी में क्यों हो जाती है, इसका मेन रीज़न क्या है, ये पूछ रहा है। नंबर ए दिया है शारीरिक कारक, बी दिया है मानसिक कारक और सी दिया है वातावरणिक कारक यानी इन्वायरमेंटल और डी दिया है उपरोक्त सभी। तो जैसे स्वस्थ रहने के लिए या स्वास्थ्य के लिए सारे ऑप्शन मतलब ये शारीरिक, वातावरण और मानसिक ज़रूरी है, वैसे हमारे डिजीज़ के लिए भी आपको पता है ना, अगर कोई भी इसमें से डिस्टर्ब हुआ तो हमें बीमारी हो सकती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13 कह रहा है परिचर्या प्रक्रिया के लक्षण है। परिचर्या प्रक्रिया मतलब जो नर्सिंग जो एक्टिविटीज़ होती है इसके क्या कमेंट्स हैं ये बताना है। ठीक, तो क्या क्या लक्षण है देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है लक्ष्य निर्देशित, बी कह रहा है रोगी केंद्रित, सी कह रहा है आ और बा दोनों सही है और डी कह रहा है क्रियान्वय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, आ और बा दोनों सही है। लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए कि हमें क्या करना है, रोगी पता होना चाहिए कि हम पेशेंट कौन सा है और पेशेंट को प्रॉब्लम कौन सी है, तो ये होना चाहिए पता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए कह रहा है परिचर्या प्रक्रिया का पहला चरण मतलब फर्स्ट स्टेप क्या होता है ये पूछ रहा है नर्सिंग का। तो नंबर 1 किया है आकलन असेसमेंट, बी दिया है डायग्नोस निदान, सी दिया है क्रियान्वय यानी इम्प्लीमेंटेशन और डी दिया है मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन। तो सबसे पहला जो प्रक्रिया होना चाहिए वो हमारा होना चाहिए आकलन यानी असेसमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन ये इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है परिचर्या प्रक्रिया के किस चरण में लक्ष्य प्राप्ति का ज्ञात होता है। मतलब जो परिचर्या की प्रक्रिया है उसमें कौन सा ऐसा स्टेप होता है जिसमें जो है हमें टारगेट हमारा मिल चुका होता है कि ये हमारा टारगेट है। तो इसका आपको सबको पता है ये होता है इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन। जब सारी चीज़ें हो गई, मूल्यांकन हमने कर लिया, तभी तो हमें लास्ट में पता चल गया ना कि अभी हमें लक्ष्य प्राप्त होने वाला है, कि क्या निकलने वाला है पेशेंट को, कुछ डायग्नोस होने वाला है या पेशेंट ठीक है। सारे डायग्नोस के बाद जो इवैल्यूएशन होता है उसमें पता चलता है ठीक चरण में लक्ष्य का। चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये नर्सिंग की सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्लीज़ सपोर्ट करिए और आपको मैं ऐसी वीडियोज़ देती रहूँगी। थैंक यू।